Hello students, I welcome you all to new channel Study Smart Class 9. As you have seen in this slide, this channel is specially meant for class 9 only at the initial stage. This will be covering all the subjects for class 9 and you will be able to understand in a very interesting, logical, simple and scientific manner. In the first class of this channel, we will start with the history chapter of class 9, that is French Revolution. What I have done is मैंने उनकी कुछ चैप्टर वाइज जो आपका जो ओरिजिनल चैप्टर है उसकी स्लाइड्स बनाई हैं जिससे कि वो आपको आराम से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. नाउ विल स्टार्ट विद द चैप्टर. द चैप्टर इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, फ्रेंच इज रिलेटेड टू फ्रांस एंड रिवॉल्यूशन इज समथिंग which is done when a drastic step is taken by the masses to overturn the system. और अपनी बातों को मनवाने के लिए जब ज़्यादा कोई परेशान हो जाता है तो दे go to the level that they form a movement which is in the form of revolution. Now, before starting this, we'll go point wise so that it can be understood easily. हम लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने चैप्टर को पॉइंट वाइज हेडिंग्स में कन्वर्ट कर दिया है. द फर्स्ट हेडिंग इज बैकग्राउंड एंड ओवरव्यू, क्योंकि किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर क्या क्या मेन इवेंट्स हुए थे जिनकी वजह से ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन वहां पे हुई थी. First date is 14 July 1789. So this was the date which is important for this French Revolution, जिसमें हम बाद में चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि 14 July 1789 was the crucial date when this particular event started to happen. दूसरा एक घटना ये हुई थी ड्यूरिंग दैट टाइम. किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी. राजा ने अपने ट्रूप्स को, अपनी आर्मी को सिटी ऑफ पेरिस में मूव करने के लिए ऑर्डर दे दिया था. जैसा कि आप जानते हैं, इस तरह का अगर मूवमेंट लोकली, मान लीजिए हम अपनी कंट्री की बात करें, यहाँ पे अचानक यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर दे देंगी आर्मी को मूव कर रहे हैं सिटीज़ की तरफ या दिल्ली की तरफ, तो दिल बी ए पैनिक इन द सिटी. तो ठीक वैसा ही उस समय भी हुआ. इसके साथ साथ क्या हुआ था कि 7,000 मैन एंड वीमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल. वहाँ पे टाउन हॉल था पेरिस में, उसमें 7,000 मैन एंड वीमेन वो इकट्ठे हो गए थे. तो किसी कारण से इकट्ठे हुए होंगे. देन दे डिसाइडेड टू फॉर्म पीपल्स मिलिशिया. Militia is when the ordinary civil people, they behave like a military with arms and ammunition. Though they are not controlled by the government, लेकिन वो अपने आप को मिलिट्री की तरह चेंज करके दे come to the city and they do the revolution part of thing. What next they have done is they broke into several government buildings in search of arms. अब गवर्नमेंट बिल्डिंग को उन्होंने क्यों टारगेट किया? बिकॉज सिविलियन थे, तो उनको ये दिमाग में था ऐसा कि शायद किंग ने अपने जो आर्म्स वगैरह हैं वो गवर्नमेंट बिल्डिंग में छुपाए होंगे, तो हम लोग अगर गवर्नमेंट बिल्डिंग को ब्रेक करें सो वी कैन प्रिक्योर द आर्म्स फ्रॉम द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. Simultaneously, other group what they have done is several hundred people stormed into fortress prison Bastilles. एक वहां पे पेरिस में फोर्ट्रेस प्रिजन था जिसका नाम था बेस्टील्स. बेस्टील्स नाम से जाना जाता था. बेस्टील को उन्होंने क्यों स्टॉर्म किया? बिकॉज बेस्टील वॉज हेटेड एज ए सिंबल ऑफ डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. अब यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे होंगे, डेस्पोटिक. व्हाट डज इट मीन? डेस्पोटिक मतलब कोई राजा या कोई रूलर जब निरंकुश हो जाता है, ही और शी बिहेव्स without any control, according to his own will, without taking the welfare of the people, then it becomes a despotic power, जिसमें लोगों के वेलफेयर के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, अपनी इच्छाओं को प्राइमरी माना जाता है. उस गुस्से में लोगों को एक ये दिमाग में था कि जो बेस्टील प्रिजन है ये राजा की बहुत पसंदीदा जगह है क्योंकि लोगों को यहाँ बंद किया जाता है. दे डेमोलिश्ड एंड ब्रोकन कंप्लीटली एंड पीसेस वर सोल्ड इन द मार्केट टू कीप ए सोल्ड. मतलब गुस्सा इस तरीके से था कि उन्होंने पूरी जेल को तोड़ दिया, उसके टुकड़े कर दिए और उसके जो टुकड़े थे मार्केट में उन्होंने बेच दिए एक यादगार के तौर पे. लोगों ने उसे अपने घर में संभाल के रखा, ये बेस्टील का टुकड़ा है, हम लोग इसे यादगार के तौर पे रखें. इसके साथ ही साथ अदर एरियाज में क्या हुआ? फॉलोड बाय राइटिंग इन पेरिस. ये पेरिस में शुरुआत हुई थी, लेकिन कंट्री साइड, जिसे हम लोग अपना रूरल एरिया बोलते हैं, गांव की साइड बोलते हैं, इन यूरोपियन और अमेरिकन साइड कंट्री, दिस इज कॉल्ड कंट्री साइड, वहां पे भी दंगे फैलने शुरू हो गए. मोस्ट ऑफ द पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ब्रेड प्राइस राइज. अब आम आदमियों की ये बात हम लोग कर रहे हैं 18th सेंचुरी,
तो उस समय सबसे बड़ी समस्या होती थी खाने की, हंगर की। तो उस समय प्राइस राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे ग्रेन्स के, और उसकी वजह से ब्रेड वहाँ पे महंगी हो रही थी, तो लोग उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। दीज चेन ऑफ इवेंट्स लेड टू एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग। अब ये घटनाएं बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक पहुंच गई कि जब लास्ट में रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने को आई, उसके बाद राजा को फांसी तक दे दी गई। दिस आउटकम वाज नॉट एंटिसिपेटेड, क्योंकि ये कोई ऑर्गेनाइज लीडरशिप मूवमेंट नहीं था, रिवॉल्यूशन को कोई लीड नहीं कर रहा था। इट वाज जस्ट द मासेस टेकिंग ऑन टू द स्ट्रीट्स, और उनके अकॉर्डिंग उनके दिमाग में भी ये नहीं था कि ये रेवोल्यूशन इस हद तक पहुंच जाएगी कि राजा को और उसके परिवार को फांसी तक दे दी जाएगी। नाउ हाउ डिड दिस हैपन? अब ऐसा कैसे हुआ, ये हम लोग चैप्टर के अकॉर्डिंग ही हेडिंग वाइज हम लोग करेंगे। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। बिकॉज हम लोग किस पीरियड की बात कर रहे हैं, 1780s की बात कर रहे हैं। तो उस समय फ्रेंच सोसाइटी का शेप कैसा था, वो मैंने पॉइंट वाइज यहाँ लिखे हैं, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। फर्स्ट वाज इन 1774 लुई 16 of Bourbon family ascended the throne of France and was 20 years old, and he was married to Austrian princess Mary Antonia। 1774 में बोरबॉन फैमिली जो वहां का रूलर मोनार्क था, उसके में लुई 16 को फ्रांस की गद्दी पे बिठाया गया। जिस समय वो थ्रोन पे बैठा, उस समय उसकी एज थी 20 years ओल्ड, और उसकी जब शादी हुई थी वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियट के साथ हुई थी। जब वो वहां पे थ्रोन पे बैठा, उस समय द ट्रेजरी वॉज एम्प्टी। ट्रेजरी मतलब जो राजकोष था, जिसके बेसिस जैसे हम लोग आजकल 5 year प्लानिंग करते हैं फॉर बजट, तो एवरी ईयर बजट इज डिक्लेयर्ड, जो अभी नेक्स्ट वीक में डिक्लेयर, कल डिक्लेयर होने वाला है। तो ट्रेजरी जो है एम्प्टी थी। क्यों थी? अब ट्रेजरी एम्प्टी होने का मतलब है राजकोष। राजकोष मतलब जो राजा के पास पैसा रहता है, जिसके अकॉर्डिंग वो पब्लिक वेलफेयर में खर्च करेगा या आर्मी मेंटेनेंस में खर्च करेगा। ऐसा क्यों हुआ? इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर। क्योंकि मोनार्क जो होते थे या जो किंग्स होते थे, वो लोग लड़ाइयाँ लड़ते रहते, तो लगातार बहुत सालों तक लड़ाई लड़ने की वजह से हारो या जीतो, पैसा तो लगेगा ही लगेगा। दूसरा कारण था मेंटेनिंग एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट पैलेस ऑफ वर्सेल्स। जो उनके वर्सेल्स में उनका महल था, उसकी कोर्ट जहाँ पे पूरे मिनिस्टर सारे और उनके एडवाइजर बैठते हैं, वो एक लेविश एरिया था, हॉल था। उसे मेंटेन करना मतलब उसमें स्टाफ, उनकी सैलरी, उनका खर्चा, उस सारे को मेंटेन करने के लिए पैसा जो लगता आ रहा था, उसकी वजह से भी ट्रेजरी खाली हुई थी। दूसरा कारण क्या था? ड्यूरिंग दैट पीरियड दे हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन कंट्रोल। ब्रिटेन के कंट्रोल से उन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने में मदद की, उसमें पैसा लगा। इससे उनके साथ दिक्कत क्या हुई? उनका जो ओवरऑल डेप्ट था, ओवरऑल डेप्ट इंक्रीज फ्रॉम 1 बिलियन लिवरेज, लिवरेज वहां की करेंसी थी कंट्री की, टू 2 बिलियन, रिजल्टिंग द इंक्रीज इन इंटरेस्ट टू 10% बाय लैंडर्स। अब इसमें दो घटनाएं हुई। एक तो ऑलरेडी वो डेप्ट में थे, मतलब कर्जे में थे, वो 1 बिलियन के करीब उनके ऊपर कर्जा था, वो बढ़ के हो गया 2 बिलियन। इससे हुआ क्या कि जिस समय कोई परेशानी में होता है तो और बेनिफिट करने वाले उसका फायदा उठाते हैं। तो जब पैसा नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, किसी से बोरो करेंगे। तो बोरो करने वाले को जब पता होगा कि ये मजबूरी में है, तो वो अपना इंटरेस्ट बढ़ा देता है, जिससे वो ज्यादा कमा सके। अब उससे नुकसान क्या हुआ, जो अभी हमारे पड़ोसी देश की हालत हो रही है कि जो उनके पास इनकम नहीं है और जो उन्होंने लोन ले लिया है, उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने में ही उनकी सारी इनकम जा रही है। सेम हैपेंड विद द फ्रांस ड्यूरिंग दैट पीरियड, कि उनकी जो इनकम होती थी, जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इनकम वाज यूज्ड टू फुलफिल द इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट को पे करने में ही पैसा चला जाता था। लीव अपार्ट द डेवलपमेंट ऑन ऑल अदर वेलफेयर मीन्स। अबव ऑल दिस, इसके ऊपर और क्या हुआ? द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज। जैसे हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, अमेरिका में रेशियल सिस्टम है, वैसे ही फ्रांस में उस समय सोसाइटी 3 कैटेगरीज में बटी हुई थी। फर्स्ट वन कैटेगरी वॉज द क्लर्जी। क्लर्जी मीन्स रिलेटेड टू रिलीजन, जो रिलीजन को चलाते हैं, या इन अदर वर्ड्स वी कैन कॉल इट ए चर्च। सेकेंड स्टेट मतलब सेकेंड कैटेगरी वॉज नोबिलिटी। नोबिलिटी हम उनको कहते हैं दोज हु आर एलीट इन देयर पर्टिकुलर फील्ड इकोनॉमिकली एंड ड्यू टू देयर लीनिएज। जैसे राजा के परिवार से जुड़े हुए लोग, या बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग,
हिंदी में उसे हम कहते हैं कुलीन वर्ग से या संभ्रांत परिवार, जो अपर मिडिल क्लास या अपर कैटेगरी में आता है। उसके बाद आता है थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट में तीन कैटेगरी थी। थर्ड एस्टेट मतलब लोवेस्ट रंग ऑफ द सोसाइटी, लोवेस्ट लेयर ऑफ द सोसाइटी। बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, ये थे थर्ड एस्टेट का एक कैटेगरी। दूसरे थे पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, जिनके पास कुछ पैसा था, और पीजेंट्स ऐसे थे जिनके पास कुछ जमीन थी। तीसरी कैटेगरी में थे स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स। एंड दिस सिस्टम वाज डिस्क्राइब्ड एज ओल्ड रिजीम बिफोर 1789, मतलब सोसाइटी जो चल रही थी, तो इस सिस्टम को ओल्ड रिजीम के नाम से जाना जाता था। अब इसमें और परेशानी की बात कहां से आई? ये सारी चीजें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इससे हम ये कंक्लूजन पे जाएंगे दैट व्हाट वर द सिचुएशंस विच लेड टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये सारी बैकग्राउंड है जिसकी वजह से लोग इतने परेशान हो गए दैट दे हैव रिसोर्टेड टू ए पर्टिकुलर कंडीशन वेयर दे हैव क्रिएटेड अ रिवॉल्यूशन। अब अगली परेशानी क्या हुई? पीजेंट्स फॉर 90% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। जो टोटल पॉपुलेशन थी उसकी 90% पॉपुलेशन पीजेंट्स की थी, जिसमें से स्मॉल नंबर ओन द लैंड। सिर्फ कुछ लोगों के पास ही लैंड थी। 60% ऑफ लैंड वॉज ओन्ड बाय क्लर्जी, नोबिलिटी एंड रिच मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। अब सोचिए 90% पीजेंट्स की पॉपुलेशन, उसमें से कुछ के पास लैंड है, लेकिन 60% जो लैंड है, क्योंकि रेवेन्यू मेनली कहां से आएगा? एग्रीकल्चर से, और एग्रीकल्चर कहां होगी? लैंड पे होगी। तो 60% लैंड किसके पास है? क्लर्जी के पास, जो ऑलरेडी बहुत इलीट कैटेगरी में है, नोबिलिटी जो अपर मेंबर्स हैं, और जो थर्ड एस्टेट के मैंने टॉप मोस्ट लोग बताए थे, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, उनके पास थी। अबव ऑल दिस, फर्स्ट टू एस्टेट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस। एक तो लैंड उनके पास ज्यादा, ऑलरेडी वो प्रिविलेजेस में जी रहे थे, उनको टैक्स देने से एग्जेम्पशन मिला हुआ था। Nobles getting feudal dues and services by the peasants, for example, household, army, building roads, etc. अब नोबल जो थे, जो सेकंड कैटेगरी थी, नोबिलिटी जिसको मैंने बोला, उनको जो है कुछ फ्यूडल ड्यूज भी मिलते थे। फ्यूडल ड्यूज मतलब जो उनके पास लैंड के थ्रू रेवेन्यू कलेक्शन करने का सिस्टम था, उसमें वो लोग पीजेंट्स के थ्रू अपने घर के काम करवाते थे, आर्मी में काम करवाते थे, रोड वगैरह बनती थी वहां सब कराते थे, और उसका वो पेमेंट नहीं करते थे। नाउ क्लर्जी, द चर्च ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड ए टैक्स विच वॉज कॉल्ड टिथेस। ये सारी चीजें मतलब परेशानी आ रही है। एक तो लैंड का ना होना, फिर टैक्स देना, फिर नोबल्स की सेवा करना, फिर चर्च को अलग से टैक्स देना, विच वॉज कॉल्ड टिथेस। और इन सब के ऊपर जो गवर्नमेंट है वो टैक्स ले रही है। द फाइनली स्टेट टैक्स वॉज पेड विच वॉज कॉल्ड टेल एंड अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसका पूरा निष्कर्ष ये निकला, होल मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट टैक्स बर्डन वाज borne बाय थर्ड स्टेट ओनली। सिर्फ थर्ड स्टेट ही टैक्स को बेयर कर रही थी। ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेट वाज categorized by clergy, second was nobility, third state again in three categories. First category में big businessmen, merchants, courts, officials, lawyers, etc. Peasants and artisan in the second category, small peasant, landless labor, servants in third category. इसके बाद आता है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब इतनी परेशानियों के बाद सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल शुरू होती है। कैसे? There was an increase in population from 23 million in 1715 to 28 million 1789 में, resulting in increase in demand for food grains, further resulting in price increase of the bread। जैसा कि इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है, डिमांड सप्लाई पे काम चलता है। डिमांड ज्यादा होना, सप्लाई कम होना, लीड्स टू इन्फ्लेशन, या महंगाई उससे बढ़ेगी। तो वही यहाँ पे हुआ कि 1715 में जो उनकी पॉपुलेशन थी दैट वाज ओनली 23 मिलियन, विच इंक्रीज टू 28 मिलियन इन 1789। इसकी वजह से क्या हुआ कि डिमांड फूड ग्रेन्स की बढ़ गई, डिमांड बढ़ने से ब्रेड के प्राइस बढ़ गए। अब वर्कर एजेस नॉट इंक्रीज, इट इज वेजेस, रॉन्गली इट इज रिटन, इंस्टेड ऑफ एजेस यू कैन रीड इट वेजेस। मतलब उनकी जो सैलरी थी वो प्राइस राइज के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही थी। तो हमने पहले पीजेंट्स की परेशानी देखी
अब जो लोग वर्किंग क्लास में थे, जो फैक्ट्रीज में वर्कशॉप में काम कर रहे थे, उनकी जो वेजेस थी, उनकी जो मंथली सैलरी थी, वो प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही थी। तो उससे क्या हुआ, महंगाई बढ़ रही है लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही, तो उनके परचेजिंग पावर पे इफेक्ट पड़ रहा है। इसके बाद सिचुएशन वर्सन वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। अब इसके साथ ही साथ जब एक तो परेशानी इतनी और अचानक उस समय, क्योंकि एग्रीकल्चर वॉज बेस्ड ऑन रेन, तो उसमें अगर सूखा पड़ जाए या बहुत ज्यादा बारिश हो जाए या हेल स्टॉर्म आ जाए, तो उससे क्या होगा, फसल हमारी खराब हो जाएगी। फसल खराब होने से क्या होगा, दिस लेड टू द सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस मतलब जब अपने जीवन को चलाने के लिए भी हमें परेशानी आने लगे, दिस इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो ये स्ट्रगल टू सर्वाइव वाली पोर्शन थी, ये प्रेजेंटेशन के थ्रू देख सकते हैं। बैड हार्वेस्ट, खराब फसल होने से अगर उपज नहीं हुई है, स्केर्सिटी ऑफ ग्रेन्स ग्रेन्स हो जाएगा, ग्रेन्स की शॉर्टेज होगी जिससे फूड प्राइसेस बढ़ेंगे। देन पोरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड। अब गरीब जब ब्रेड नहीं खरीद पाएगा, ही कैन गो टू टू वेज। या तो चुप रहेगा तो उसकी बॉडी कमजोर हो जाएगी, उससे उसको बीमारी हो जाएगी, या कोई एपिडेमिक आ जाएगा, महामारी होगी, उससे इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ होगी। या फिर अगर वो चुप नहीं रहेगा तो वो खाने के लिए दंगे करेगा, दंगे करेगा, देन अगेन ही विल गो टू द डेथ। तो ये इनके सब्सिस्टेंस क्राइसिस का स्टेज था इन द ओल्ड रिजीम सेक्शन। नाउ व्हाट हैपेंड, अब ये सब परेशानियां आ रही थी, तो परेशानी का ह्यूमन टेंडेंसी है कि स्ट्रगल तो करता ही है आदमी सर्वाइव करने के लिए। तो उसमें हुआ क्या, ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। अब यहाँ पे दो तीन वर्ड हैं जिनका हो सकता है मीनिंग समझने में दिक्कत आए। एक तो ग्रोइंग मिडिल क्लास से कोई दिक्कत नहीं है, द क्लास विच इज अबव द लोअर क्लास एंड नॉट गोइंग टू द रिचर क्लास, वो इन बिटवीन वाली मिडिल क्लास है, जिसमें लॉयर्स, प्रोफेशनल्स, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन वो होंगे। एक ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस, एनविसेजेस का मतलब ये होता है व्हेन वी समथिंग इन ए फ्यूचर दैट इट कैन हैपन, एक विजन के तौर पे, उसे एनविसेजेस कहते हैं। तो ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस किसके थे, ये जो फर्स्ट टू एस्टेट कैटेगरी थी, क्लर्जी और नोबिलिटी की, तो उन्होंने ये विजन अपने आप क्रिएट किया कि इन प्रिविलेजेस को खत्म किया जा सकता है। उसका बेस क्या था, ये प्रोटेस्ट तो करते थे जो थर्ड स्टेट वाले थे, लेकिन दे वर लैकिंग मीन्स एंड प्रोग्राम्स विद पीजेंट्स एंड वर्कर्स टू ब्रिंग ए चेंज। क्योंकि ज्यादा परेशान कौन थे, पीजेंट्स विदाउट लैंड, या जिनकी अपनी खेती नहीं थी, लैंडलेस लेबरर्स, या वर्कर जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे। उनके पास अब इतने साधन नहीं थे। साधन का मतलब ये हुआ कि अगर वो प्रोटेस्ट करने जाएंगे तो घर में कमा के कौन लाएगा, उसके लिए पैसों की जरूरत है। तो उनके पास वो मीन्स एंड प्रोग्राम नहीं थे। तो इस दौरान क्या हुआ, सेकेंड पॉइंट इज इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप। नए सोशल ग्रुप का एक इमरजेंस हुआ, जिसको कि वी दे हैव टर्म्ड द मिडिल क्लास फ्रॉम अपर स्ट्रेटा ऑफ थर्ड स्टेट। जो मैंने आपको बताया था ना, थर्ड स्टेट में तीन कैटेगरी थी। फर्स्ट कैटेगरी वाज बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स एंड प्रोफेशनल्स। उसमें से एक मिडिल क्लास ने जन्म लिया, जो कि मर्चेंट थे, मैन्युफैक्चरर थे, लॉयर्स थे और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। This category believed in the merit and not birth-based privileges and a society based on freedom, equality and opportunities for all. अब क्योंकि इनके पास पैसों की उतनी समस्या नहीं थी, तो इनके दिमाग में ये रहता था, क्योंकि बीइंग ए पार्ट ऑफ थर्ड स्टेट, उनको भी उस मेरिट वाले चक्र में आने से रोका जाता था। तो उनके दिमाग में ये रहता था, क्योंकि पढ़े लिखे भी थे वो लोग, प्रोफेशनल्स भी थे, तो उनको ये विश्वास था कि जो प्रिविलेजेस हैं, जो हमें बेनिफिट मिलते हैं, दे शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट। जो अच्छा करे उसे ज्यादा मिले। ये नहीं कि राजा के घर में पैदा हुआ तो उसे प्रिविलेजेस मिल गए, या क्लर्जी का पार्ट है तो उसे प्रिविलेजेस मिल गए। और सोसाइटी को किस बेसिस पे होना चाहिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन फ्रीडम, आजादी सबको होनी चाहिए, इक्वेलिटी बिफोर एवरीथिंग, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अपॉर्चुनिटीज टू गेन एनीथिंग, और कुछ भी करने के लिए। अब ड्यूरिंग दैट टाइम जो और प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल कैटेगरी के थे, उसमें से इस बात को कुछ फिलोसफर्स ने भी आगे प्रोपिगेट किया, एडवोकेटेड बाय फिलोसफर्स लाइक जॉन लॉक एंड जीन जैक रूसो। ये दो उस समय के फिलोसफर्स थे जिन्होंने क्या कहा,
लॉक ने अपनी बुक थी टू ट्रीटिसीज ऑफ गवर्नमेंट, ही रिफ्यूज द डॉक्ट्रीन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डॉक्ट्रीन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। इसका मतलब राजा जो अपने आप को ये कहता है कि मुझे जो कुछ मिला है भगवान ने दिया है और ये मेरा बाय बर्थ राइट है कि मैं जो कुछ भी चाहूँ वो प्रिविलेजेस करूँ, किसी के साथ कोई कानून बदल दूँ, किसी को फांसी दे दूँ, कुछ भी मैं डेवलपमेंट कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, दे रिफ्यूट, उन्होंने मतलब इसको नेगेट किया, मतलब इसको मना किया कि इस तरह की जो डॉक्ट्रीन है या विचारधारा है कि भगवान ने सब दिया है और मेरा यह जन्मसिद्ध अधिकार है, ये गलत है। उसके बाद ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फिलोसफर जो है इनकी फिलोसफी पब्लिक में जाती, तो लोगों के दिमाग में आता था भाई ये तो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो इस चीज को एनालाइज नहीं कर पाते थे, उनको डे टू डे क्राइसिस से जूझना पड़ता था। ये फिलोसफर्स का काम यही था कि जो पब्लिक की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से विचार देना और उनको एक लीडरशिप प्रोवाइड करना। दूसरा जो फिलोसफर था रूसो, ही प्रपोज्ड ए गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो रूसो था उसने भी लगभग वही बात दूसरे तरीके से कही कि गवर्नमेंट को हमेशा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे होना चाहिए जो लोगों और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में हो। कैसे, जैसे हम लोग अब इलेक्शन करते हैं, वी आर नॉट डायरेक्टली सिटिंग इन टू द पार्लियामेंट, what we are doing is we are sending our representative to the parliament and they are putting our voices in front of the government if they are in opposition, and if they are in government they are carrying our wishes for the policies। तो रूसो ने वही वहां पे एक प्रपोजल दिया कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए लोगों और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, ऐसा नहीं कि राजा ने जो कह दिया वही सब ठीक है, लोगों की बातें भी वहां पहुंचनी चाहिए। तीसरे एक वहां पे फिलोसफर थे मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने ये सबसे मेन कंट्रीब्यूशन उनका रहा, ही प्रपोज डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जैसे हमारे यहाँ भी थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, लेजिस्लेचर विधायिका जिसमें कानून बनाने का काम किया जाता है, एग्जीक्यूटिव जो उसे एग्जीक्यूट करते हैं, और जुडिशरी जो उसको एनालाइज करती है और इंटरप्रेट करती है। दिस मॉडल वॉज पुट इन टू फोर्स बाय 13 अमेरिकन कॉलोनीज आफ्टर डिक्लेयरिंग देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। अब मजे की बात ये देखिए, यहाँ के फिलोसफर्स किसी चीज को प्रपोज कर रहे हैं और इसी फ्रेंच गवर्नमेंट ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने में मदद की थी। तो उन्होंने इंडिपेंडेंस लेते ही इनके यहाँ का जो मॉडल था जो इनके फिलोसफर ने प्रपोज किया था, इनके यहाँ भी नहीं इंप्लीमेंट हुआ, वो फ्रांस में नहीं हुआ, लेकिन इनके फिलोसफर वाला जो प्रपोजल था कि गवर्नमेंट शुड बी डिवाइडेड इनटू थ्री, वो उन्होंने वहां अपने यहाँ एग्जीक्यूट कर दिया आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस, जिसमें लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में कन्वर्ट कर दिया। अब उनके यहाँ जब ये इंप्लीमेंट हो गया, देन लास्ट पॉइंट, इट हेल्प्ड पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस एंड दीज आइडियाज वर डिस्कस्ड एक्सटेंसिवली इन फ्रांस एवरीवेयर, बी इट इज सैलून, कॉफी हाउस और थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। अब यहाँ के जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, अब सोचिए अलग अलग कैटेगरी हो गई। एक तो वो हो गया जो पैसे वाले थे, उन्होंने पैसा लगाया और उस मूवमेंट को इनिशिएट करने में मदद की। जो इंटेलेक्चुअल कैटेगरी के थे उन्होंने आइडियाज दिए कि क्या होना चाहिए। तीसरे वो थे जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे जो फ्रांस को फ्री करना चाह रहे थे राजा से, तो उन्होंने इन आइडियाज को वहां जब देखा इंप्लीमेंट होते हुए तो उन्हें उस चीज से मदद मिली कि हमारे यहाँ तो चलो फिलोसफर कह रहे थे लेकिन ये इंप्लीमेंटेशन हो गया है, तो ये चीज हमारे यहाँ भी क्यों नहीं हम कर सकते। अब इस चीज का डिस्कशन वहां पे सब जगहों पे होता था जहाँ पब्लिक गैदरिंग होती थी, जैसे सैलून वगैरह, बार्बर शॉप, कॉफी हाउस वगैरह में मिलना, या थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स पब्लिश होकर ये बातें पब्लिक तक पहुंची। अब आता है आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। ये सारी भूमिका बन गई, सारी तैयारी हो गई, अब रेवोल्यूशन की तरफ हम जाते हैं। तो सेकंड हेडिंग थी द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। इसमें क्या हुआ, ड्यू टू द रीजंस डिस्कस अबाउट लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस। ऊपर जो सारी घटनाएं हो रही थी, परेशानियां हो रही थी, खर्चे हो रहे थे, लड़ाई में हो रहा था, अब गवर्नमेंट के पास सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, वो क्या करेंगे, एक ही रास्ता है, वो लोग टैक्स बढ़ाएंगे। फॉर दिस पर्पज ही हैड टू कॉल द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, एक पॉलिटिकल बॉडी टू विच थ्री स्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब उसके लिए लुई 16 के पास पावर ये नहीं थी कि वो टैक्स को अपने आप बढ़ा सके, उसके लिए उसे तीनों स्टेट जनरल की पॉलिटिकल बॉडी मीटिंग बुलानी पड़ती थी जिसमें उसके रिप्रेजेंटेटिव आते थे। ऑन 5 मार्च जुलाई 1789 में शुरू हुआ था रिवोल्यूशन, ये बात हो रही है मार्च की। ऑन 5 मार्च 1789 Louis XVI called together an assembly of State General to pass proposal for new taxes.
लुई 16 ने 5 मार्च को मीटिंग बुलाई नए टैक्सेस लागू करने के लिए। उसमें फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट से 300 मेंबर आए और 600 आए थर्ड स्टेट से। और बाकी जो मेंबर नहीं आ पाए थर्ड स्टेट के, उसमें से सिर्फ वो पीजेंट्स थे, आर्टिजन थे, वीमेन वर डिनाइड एंट्री। उनके जो ग्रीवेंसेस थे, मतलब उनकी जो परेशानियां थी, वो उन्होंने अपने लेटर्स भेजे थे उन 600 मेंबर्स के थ्रू। और ये 600 मेंबर्स कौन थे? जो थर्ड स्टेट के प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स थे, केवल सिर्फ वही लोग आ सकते थे वहां पे। पहले क्या सिस्टम था, क्योंकि ये मीटिंग में टैक्स के लिए प्रपोजल पास होता था, एक स्टेट, वन स्टेट वाज ऑथराइज वन वोट, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, ओनली 3 वोट्स वर ऑथराइज। उसमें नॉर्मली होगा क्या, जो फर्स्ट एंड सेकंड वाले हैं वो मेजोरिटी में रहेंगे, थर्ड वाले को चांस नहीं मिलेगा। तो इस बात को थर्ड स्टेट वालों ने क्या किया, अपोज किया कि नहीं, सब जितने भी मेंबर हैं उनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। इट मीन 300 ईच फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंड 600 फ्रॉम थर्ड स्टेट। लेकिन इस बात को किंग ने रिजेक्ट कर दिया और इसके प्रोटेस्ट में थर्ड स्टेट वालों ने असेंबली से वॉकआउट कर गए। ऑन 20th जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन ग्राउंड ऑफ वर्सेस। उसके बाद जब वो वहां से वॉकआउट कर गए, तो 20th जून को वो एक वर्सेस के ग्राउंड में इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए। उन्होंने वहां अपने आप को दे क्लेम्ड देमसेल्व्स, क्योंकि वो लोग ज्यादा नंबर में थे, दैट दे हैव मेड अ नेशनल असेंबली। एक बॉडी उन्होंने बना दी जिसका नाम उन्होंने रखा नेशनल असेंबली। और उन्होंने ये कहा कि तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे जब तक, जो आगे इसमें लिखा हुआ, एंड सोर नॉट टू डिस्पर्स टिल अ ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट प्रिपेयर्ड टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। दिस एफर्ट वाज लेड बाय मिराबियो एंड एबेसी। अब उन्होंने ये वहां पे कसम खाई कि जब तक हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते जो इस कंट्री को फ्री करेगा मोनार्क की पावर से, तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। और वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रांस, नॉट द किंग। अब ये जो एफर्ट था उसमें दो लोगों ने इसे लीड किया, एक मीराब्यू एंड एबेसी। अब ये कौन थे? मीराब्यू एक नोबल थे। होता ये कि जैसे हर एक अच्छे आदमी में हर एक अच्छे नहीं होते, कुछ बुरे भी होते हैं, तो ऐसी जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के सारे लोग बुरे नहीं थे, उसमें कुछ अच्छे भी थे। उसमें से एक मीराब्यू थे। उन्होंने क्या किया, दे ब्रॉड जनरल टू डिलीवर पावरफुल स्पीचेस एट द असेंबली, वेयर एबेसियस, ये एक प्रीस्ट थे, उन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट निकाला, व्हाट इज द थर्ड स्टेट। अब इसी रेवोल्यूशन में आगे क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस पीरियड द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीथ विद टर्मोइल। यहाँ पे नेशनल असेंबली क्या कर रही है, अपना वो बना रही है, क्या बना रही है, कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है। बाकी सब फ्रांस में क्या हो रहा है कि सब उठापटक मची हुई है। सीवियर विंटर हैड मेंट ए बैड हार्वेस्ट। इसी दौरान क्या हुआ, एक सर्दी आ गई वहां पे बहुत ज्यादा, उससे हार्वेस्ट पे फर्क पड़ गया, उससे फिर ब्रेड प्राइस फिर बढ़ गए, फिर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया बाय द बेकर्स एट दे स्टार्टेड होर्डिंग। जब हार्वेस्ट बिगड़ती है तो जो होर्डर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, सारा ग्रेन्स या फूड मटेरियल इकट्ठा करना शुरू कर देते, सो दैट दे कैन sell it on higher price. Crowds of angry women stormed into the bakery shop. King ordered the troops to move into Paris to control. ये सब अल्टीमेट स्टेज आ रही है, हाउ द रिवोल्यूशन स्टार्टेड। अब एंग्री वीमेन जो भी थी घरों से निकली, वो बेकरी शॉप पे वो आ गई, उन्होंने जो बेकरी शॉप को लूटना शुरू कर दिया। राजा ने जो है इस चीज को कंट्रोल करने के लिए अपने ट्रूप्स को भेज दिया। अब जब ट्रूप्स को भेज दिया तो 14 जुलाई, जो हमने बैकग्राउंड रिव्यू में पढ़ा था, क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टील। इसके बाद ये तो हो गया सिटी एरिया में। इन कंट्री साइड र्यूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट लॉर्ड्स ऑफ द मैनोर, लॉर्ड्स ऑफ द मैनोर मतलब जो लॉर्ड रहते थे, जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे, दे लिव इन देयर लेविश हाउसेज इन बिटवीन द स्टेट। उसको उन्होंने क्या कर दिया, लोगों में, पीजेंट्स में ये खबर पहुंची कि जो मैनोर है उसने कुछ लोगों को हायर किया है टू डिस्ट्रॉय देयर राइप क्रॉप्स। उनकी जो पकी हुई फसल है उसे खत्म करने के लिए उन्होंने हायर किया है। इस बात से क्या हुआ, दे कॉट इन फियर पीजेंट्स अटैक्ड चेट्यूज, लूटेड होर्डेड ग्रेन्स एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग देयर ड्यूज। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैनोर पे अटैक किया। चेट्यूज कहते थे जो नोबिलिटी कासल वगैरह में रहते थे उस एरिया को, उनको अटैक किया। जो होर्डेड ग्रेन्स रखे थे उसे लूट लिया, और जो उनके ड्यूज के, जो रेवेन्यू ड्यूज के डॉक्यूमेंट्स थे, उनको उन्होंने जला दिया। लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लैड एंड मैनी माइग्रेटेड टू नेबरिंग कंट्रीज। इस डर से बहुत सारे नेबल्स भाग गए वहां से, नोबल्स भाग गए, और कुछ तो माइग्रेट कर गए दूसरी कंट्रीज। एज ए रिजल्ट ऑफ रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, किंग अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड दैट हिज पावर्स वुड बी चेक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब इतना सब झमेला हुआ तो राजा ने
नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दे दिया और उसने ये मान लिया कि मेरी जो पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्रोल में रहेंगी. On 4th August 1789, Assembly passed a decree abolishing feudal system of obligation and taxes. Tax tithes levied by church was abolished and lands owned by them confiscated. तो जो इनकी पहली डिमांड थी, 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने एक लीगल ऑर्डर पास किया जिसमें फ्यूडल सिस्टम, ऑब्लिगेशन और टैक्सेस का खत्म कर दिया गया. टिथेस को खत्म कर दिया गया जो चर्च लेती थी, और चर्च के पास जो जमीन थी उसको कॉन्फिस्केट मतलब जब्त करके आम पब्लिक में दे दिया. इसके रिजल्ट में हुआ क्या? एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरेज. 2 बिलियन लिवरेज के करीब इन्हें मिला. नाउ बेस्ड ऑन दिस, नाउ फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब the power was divided into 3 organs. 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट हो गया. पावर ऑफ मोनार्क वाज ट्रंकेटेड मतलब कट डाउन कर दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्रोल में कर दी. इंस्टेड पावर वाज डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, thus डिक्लेयरिंग फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. इसकी वजह से वहां पे अब एक स्टेज आ गई कि नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया उसके बेसिस पे उन्होंने गवर्नमेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के तौर पे कंट्रोल कर दिया, जिसमें मोनार्क वाज देयर बट इट वाज एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये इसमें जो चार्ट है ये मैं आपको बाद में समझा दूंगा. ये इसमें तीनों कैटेगरी इसमें बनी हुई है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कैसे वो इलेक्ट करते थे, कैसे असेंबली में जाते थे. इस चीज़ को हम लोग अब सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे. थैंक यू. आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक. अगर कोई आपका डाउट है, यू कैन जस्ट give me your comments and we can share that. Thank you.